हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एंग्लो मराठा वॉर के बारे में जानने वाले हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा एम्पायर के बीच टोटल 3 बैटल लड़ी गई थी। ये तीनों बैटल्स इतनी पेचीदा और कई ट्रीटीज से भरी पड़ी है, लिहाजा इसे एक सिंगल वीडियो में कवर करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था। लिहाजा मैंने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस फर्स्ट पार्ट में हम केवल फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बारे में ही जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरे बैटल सीरीज ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया का 5वां वीडियो है। इससे पहले मैंने एंग्लो मुगल वॉर, द बैटल ऑफ प्लासी, द बैटल ऑफ बक्सार और एंग्लो मैसूर वॉर को कवर किया हुआ है। अगर आप सीक्वेंस को मेंटेन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कर उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बारे में। तो दोस्तों, इस वॉर को शुरू करने से पहले हमें थोड़ा मराठा एम्पायर के बारे में जानना जरूरी है। ये बात तो सभी जानते हैं कि मराठा साम्राज्य की नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने रखी थी। वो इस साम्राज्य के सबसे पहले छत्रपति थे। मराठाओं के चौथे शासक छत्रपति शाहू महाराज तक मराठाओं का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ छत्रपति ही संभालते थे, मगर इसके बाद ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पावर पेशवा के हाथ चला जाता है। पेशवा मतलब प्राइम मिनिस्टर्स। छत्रपति शाहू के जाने के बाद सारे मराठा एम्पायर को पेशवा के अंडर लाया जाता है। छत्रपति शाहू के सबसे पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ बल्लाळ। इनके 2 बेटे थे, बाजीराव द फर्स्ट और चिमाजी अप्पा। बालाजी विश्वनाथ के जाने के बाद उनके बड़े बेटे बाजीराव पेशवा की गद्दी संभालते हैं। उनके नेतृत्व में अब मराठा किंगडम भारत के नॉर्थ में भी अपनी पकड़ मजबूत करता है। किसी जमाने में सबसे बड़ा क्षेत्र कहा जाने वाला मुगल एम्पायर अब केवल एक नाम मात्र रह गया था। मुगल बादशाह का बस अभी एक ही काम था, मराठाओं को चौथ की रकम पहुंचाकर अपने लाल किले को उनके आतंक से बचाना। खैर, इस फैमिली ट्री में आगे बढ़ते हैं। अब बाजीराव के थे 3 बेटे, नाना साहब, रघुनाथ राव और शमशेर बहादुर। वही चिमाजी अप्पा के एक बेटे थे जिनका नाम था सदाशिवराव भाऊ। इनका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में सबसे बड़ा योगदान है, जिसे अब बाजीराव की मौत के बाद नाना साहब बन जाते हैं पेशवा। अब नाना साहब के पेशवा बनते ही पेशवा पूरी तरह से पावरफुल हो जाते हैं। अब ये बाजीराव की तरह खुद लड़ाई लड़ने नहीं जाते, वे बस पूना में बैठ अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। उन्होंने लड़ने के लिए अपनी सारी टेरिटरीज को सरदारों में डिवाइड किया हुआ है, जिसे अब मराठा अलाइड पावर्स कहा जाता है। मराठा किंगडम अब 6 टेरिटरीज में डिवाइड हो चुका था। एक तो थे सबके बड़े भैया पेशवा, जो पूना में बैठा करते थे। वही ग्वालियर में थे सिंधिया, इंदौर में थे होलकर, धार में थे पवार, बड़ौदा में थे गायकवाड़ और नागपुर में थे भोसले। इन सभी का काम था अपने बड़े भाई पेशवा की मर्जी रख मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाना। ऐसे में होती है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। यह बैटल मराठा एम्पायर और दुर्रानी साम्राज्य के शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। इस बैटल में पेशवा की बुरी तरह से हार हो जाती है। वैसे इस बैटल की भी एक और इंटरेस्टिंग कहानी है, जिसे हम किसी और वीडियो में जानेंगे। तो इस बैटल में हुई मराठा एम्पायर की हार से यह बहुत बड़ा सक्सेशन गैप आता है, क्योंकि इस बैटल के चलते पेशवा पद के अगले हकदार विश्वासराव, शमशेर बहादुर और सदाशिवराव भाऊ की मौत हो जाती है। इन क्रिटिकल सिचुएशन में जो करंट पेशवा है उनकी भी 1761 में मौत हो जाती है। अब पेशवा की गद्दी के असली हकदार विश्वासराव तो नहीं रहे थे, लिहाजा उनके छोटे भाई माधवराव को अगला पेशवा बनाया जाता है। मगर इस बात से नाना साहब के छोटे भाई रघुनाथ राव खुश नहीं थे। वो खुद अपने आप को ही पेशवे पद का असली दावेदार मानते थे। ऐसे में पेशवा माधवराव और रघुनाथ राव की कुछ ज्यादा बनती नहीं थी। तो आप यहां देख सकते हैं कि मराठाओं के बीच ही कैसे इंटरनल सक्सेशन वॉर चल रहा है, जहां एक और है माधवराव और दूसरी तरफ है रघुनाथ राव। इसी बीच पेशवा माधवराव की भी मौत हो जाती है। उन्हें टीबी था और उस समय टीबी का कोई इलाज नहीं था। ऐसे में रघुनाथ राव हो जाते हैं खुश, आखिर उन्हें जो चाहिए था वो मिल गया था। अब पेशवा
उन्हें बनना था, मगर यही भी उनकी किस्मत मार खाती है। यहाँ नाना साहब को और तीसरा एक बेटा भी था जिसका नाम नारायण राव था। लिहाजा नारायण राव को अगला पेशवा बना दिया जाता है। इस पर रघुनाथ राव हो जाते हैं गुस्सा। उनको लगा कि बस अब बहुत हो चुका, घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। लिहाजा रघुनाथ राव करण पेशवा नारायण राव को मारने का एक ठासु प्लान बनाते हैं। प्लान था किसी और के हाथों नारायण राव को मार डालना। ऐसे में साल 1773 में किसी अज्ञात इंसानों द्वारा नारायण राव को शनिवार वाड़ा में असैसिनेट किया जाता है। नारायण राव के मरते ही रघुनाथ राव जैसे तैसे पेशवा की गद्दी पर बैठ जाते हैं। हालांकि रघुनाथ राव द्वारा पेशवा नारायण राव को मारने का प्लान बहुत ही सीक्रेटली रचा गया था, मगर रघुनाथ राव की पेशवा पद के लिए सालों से चल रही तिलमिलाहट किसी से छुपी भी नहीं थी। इसलिए मतलब तो साफ था, इस सारे खेल का मास्टरमाइंड रघुनाथ राव ही थे। ऐसे में पेशवा दरबार में होती है एक विद्रोह की शुरुआत। ऐसे में उस वक्त के सबसे बड़े मंत्री नाना फडणवीस के निगरानी में नए बने पेशवा रघुनाथ राव को पेशवा पद से निष्कासित किया जाता है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अब पेशवा की गद्दी पर बैठेगा कौन। ऐसे में कहानी में आता है एक और ट्विस्ट। जब नारायण राव को मार दिया जाता है तब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। ऐसे में उनको भी एक बेटा ही होता है जिसका नाम था सवाई माधवराव। फिर क्या था, नाना साहब इसी 40 दिन के बच्चे को पेशवा घोषित कर देते हैं। अब ये 40 साल का बच्चा थोड़ी इतने बड़े साम्राज्य को चला पाएगा। ऐसे में नाना फडणवीस द्वारा 12 सरदारों के एक संगठन को खड़ा किया जाता है जिसे बारभाई काउंसिल के नाम से जाना जाता है। यह बारभाई काउंसिल ही आगे चलकर इतने बड़े मराठा साम्राज्य को चलाएगी। क्योंकि सवाई माधवराव तो महज 40 दिन के थे, तो उनके बिहाफ ही बारभाई काउंसिल और नाना फडणवीस इस पूरे साम्राज्य को चला रहे थे। इनमें उनका साथ होलकर और सिंधिया ने भी दिया था। अब इस टेढ़ी सिचुएशन को देख रघुनाथ राव पूना छोड़कर भाग जाते हैं सूरत, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। उनका मकसद था ब्रिटिशर्स की मदद से पेशवा पद को फिर से हासिल करना। तो यही से शुरू होती है उन 3 बैटल्स की कहानी जिन्हें हम एंग्लो मराठा वॉर के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट बैटल के साथ। तो दोस्तों, ब्रिटिशर्स की भारत में कुल मिलाकर 3 प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी। इसमें से बॉम्बे प्रेसिडेंसी पेशवा के सबसे निकट थी। ऐसे में वो पेशवा के बीच में हो रहे इन सक्सेशन ऑफ वॉर को बहुत करीब से देख रही थी। वो किसी ना किसी तरीके से इनके अंदर घुसकर खुद का फायदा देखने की होड़ में थी। ऐसे में रघुनाथ राव का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद मांगना उनके लिए सोने पे सुहागा जैसा काम हो गया। लिहाजा ईस्ट इंडिया कंपनी रघुनाथ राव का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है, और हो भी क्यों ना, इसी बहाने उन्हें मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में पार्ट लेने का मौका मिल रहा था। कंपनी ने रघुनाथ राव को पेशवा बनाने के बदले एक ट्रीटी साइन करवाई जिसे ट्रीटी ऑफ सूरत के नाम से जाना जाता है। यह ट्रीटी 1775 में साइन की गई थी। इसके बदले माधवराव पेशवा बनते ही सालसेट और बसीन, जो कि आज का मुंबई और ठाणे है, कंपनी को देने का वादा करते हैं। साथ ही साथ वे सूरत और भरूच से आने वाली चौथ की रकम को भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ शेयर करेंगे। इसके बाद रघुनाथ राव और ईस्ट इंडिया कंपनी के एक कर्नल किटिंग्स अपने 2500 सैनिकों के साथ मराठाओं पर हमला करने के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसे में मार्च 1775 में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की शुरुआत होती है। हरिपंत फड़के, जो बारभाई काउंसिल के एक मेंबर थे, उन्होंने मराठा आर्मी की कमान संभाली हुई थी। इस बैटल ने मराठाओं ने अपनी गुरिल्ला वारफेयर टेक्निक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। ऐसे में मराठाओं की सेना अंग्रेजों का भारी नुकसान कर रही थी। मराठाओं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हो रहे इस वॉर की खबर जब बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग को पता चलती है, तो वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर गुस्सा हो जाता है। बंगाल प्रेसिडेंसी भारत में की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी थी। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज भी उसके अंडर काम कर रही थी। ऐसे में बिना वॉरेन हेस्टिंग की परमिशन के बॉम्बे प्रेसिडेंसीज का उठाया ये कदम हेस्टिंग के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहा था। और वैसे भी बंगाल प्रेसिडेंसी तो मराठाओं के हाथों पिट रही थी।
ऐसे में हेस्टिंग अपने सबसे करीबी कर्नल उपटन को पूना भेजते हैं मराठाओं से संधि करने के लिए। लिहाजा 1776 में मराठाओं और अंग्रेजों के बीच एक ट्रीटी साइन होती है, जिसे ट्रीटी ऑफ पुरंदर के नाम से जाना जाता है। इस ट्रीटी के अनुसार अब ईस्ट इंडिया कंपनी भी सवाई माधवराव को पेशवा मानती थी। इसके साथ साथ कंपनी द्वारा अब मराठाओं के किसी भी दुश्मन से किसी भी किस्म की संधि नहीं की जाएगी, खास करके रघुनाथ राव से। इस बैटल के चलते ब्रिटिशर्स ने मराठाओं के जिन जिन एरियाज को कैप्चर किया था, उन्हें मराठाओं को फिर से वापस दिया जाता है। मराठों द्वारा रघुनाथ राव को 25,000 पर मंथ की पेंशन पर रखा जाएगा। मगर इस संधि के साइन करने के बावजूद भी ईस्ट इंडिया कंपनी रघुनाथ राव से अपना संपर्क बनाए रखती है। यह सरासर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मराठाओं के प्रति बेईमानी थी। जब यह बात बारभाई काउंसिल के चीफ नाना फडणवीस को पता चलती है, तब वे भी अपनी सेना को सक्षम बनाने में जुट जाते हैं। इसमें वो फ्रांस के साथ एक फ्रेंडली ट्रीटी साइन करते हैं, जिसके तहत फ्रांस द्वारा मराठाओं को 2500 सैनिक दिए जाते हैं। साथ ही साथ मराठाओं के 10,000 सैनिकों को मॉडर्न मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी जाती है। बदले में नाना फडणवीस फ्रांस को अपने पश्चिम बंदरगाह पर व्यापार करने की छूट दे देते हैं। मराठाओं की फ्रांस के साथ बढ़ रही इस करीबी को देख ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आंखों में जलन होने लगती है और उसके अगले ही पल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मराठाओं पर अटैक करने की ठान लेती है। लिहाजा नाना फडणवीस सिंधिया टेरिटरीज के मुखिया महादजी शिंदे को कंपनी के विरुद्ध लड़ने भेजते हैं। महादजी शिंदे द्वारा अंग्रेजों को तलेगांव के घाट के पास अटैक करने के लिए मजबूर किया जाता है और जैसे ही अंग्रेजों की सेना वहां पर पहुंचती है, वैसे ही मराठाओं की सेना उन पर धावा बोल उन्हें तहस नहस कर देती है। ऐसे में अंग्रेजी फौज को सरेंडर करना पड़ता है। साल 1779 ये वही साल था जब अंग्रेजों ने मराठाओं के सामने अपने घुटने टेक दिए थे। इस हार के बाद कंपनी महादजी शिंदे के साथ एक और ट्रीटी साइन करती है, जिसे वडगांव ट्रीटी कहा जाता है। इस ट्रीटी के तहत अंग्रेजों द्वारा जीते गए उन सभी क्षेत्रों को मराठाओं को वापस दिया जाता है। साथ ही साथ मराठाओं द्वारा रघुनाथ राव को अरेस्ट किया जाता है और उन्हें भेज दिया जाता है झांसी। झांसी में उन्हें नजर कैद में रखा गया था। अब वे बिना मराठाओं के इजाजत के सांस भी नहीं ले सकते। ऐसे में एक एहसान मराठाओं द्वारा रघुनाथ राव पर किया जाता है। रघुनाथ राव के कहने पर उनके बेटे बाजीराव दी सेकंड को मराठा एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनाया गया था। मगर शायद यही मराठाओं की सबसे बड़ी गलती थी। कैसे, आगे देखते हैं। अब इस ट्रीटी और अपनी सेना की हुई इस हार को देख बंगाल में बैठा वॉरेन हेस्टिंग गुस्से से लाल हो जाता है। ऐसे में वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी की मदद करने के लिए अपनी सेना की 3 टुकड़ियों को भेजता है। इन तीनों सेना का नेतृत्व कर्नल गोडार्ड, कैप्टन पोफम और जनरल कैमेर कर रहे थे। फरवरी 1779 में कर्नल गोडार्ड की सेना अहमदनगर पर कब्जा करती है। वही अगस्त 1780 में कैप्टन पोफम की सेना ग्वालियर पर कब्जा करती है। इसके बाद फरवरी 1781 में जनरल कैमेर की सेना द्वारा सिपरी में हुए एक बैटल में महादजी शिंदे को भी हराया जाता है। यह अंग्रेजों का मराठाओं पर किया आखिरी घाव था। महादजी शिंदे के हथियार डालते के साथ ही मराठा आत्मसमर्पण कर देते हैं। ऐसे में खुद गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग मराठाओं की सरजमी पर समझौता करने उतरता है। उसका सबसे पहला प्लान था महादजी शिंदे को पेशवा से अलग कर मराठा पावर्स को डिवाइड करना, क्योंकि अब महादजी शिंदे तो हार गए थे, तो सबसे पहले वो उनके पास ही जाता है। अक्टूबर 1781 में उन दोनों के बीच एक पीस ट्रीटी साइन होती है, जिसमें हेस्टिंग द्वारा महादजी शिंदे से पेशवा और अंग्रेजों के बीच मिडलमैन की भूमिका निभाने का वादा लिया जाता है। अब ना तो वे पेशवा के साथ थे और ना अंग्रेजों के। इसके बाद हेस्टिंग जाता है पूना पेशवा के पास कि भाई आपके महादजी शिंदे तो हार गए, अब क्या करना है। पेशवा बोलते हैं क्या करना है, करो ट्रीटी साइन। तो हेस्टिंग और पेशवा के बीच 1782 में एक और ट्रीटी साइन की जाती है, जिसे ट्रीटी ऑफ सालबाई के नाम से जाना जाता है। इस ट्रीटी के तहत सालसेट का पूरा क्षेत्र अंग्रेजों का हो चला था। साथ ही साथ ट्रीटी ऑफ पुरंदर में जो भी क्षेत्र अंग्रेजों ने जीते हुए थे, उन्हें भी अंग्रेजों को वापस दिया जाता है।
मराठाओं द्वारा रघुनाथ राव को पेंशन पर रखना एज इट इज था। इस ट्रीटी के तहत अब मराठे किसी भी यूरोपियन ताकतों से मदद नहीं ले सकते, खास करके फ्रांस से। तो दोस्तों यही वो आखिरी ट्रीटी थी जिसके तहत मराठाओं और अंग्रेजों के बीच हुआ ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर खत्म हो जाता है। बाप रे बाप, कितनी सारी ट्रीटीज। तो इस पूरे वीडियो में हमने अब तक 4 ट्रीटीज को देखा है। ट्रीटीज ऑफ सूरत, ट्रीटीज ऑफ पुरंदर, ट्रीटी ऑफ वडगांव और ट्रीटी ऑफ सालबाई। कुछ ट्रीटीज मराठाओं के फेवर में रही तो कुछ ट्रीटीज अंग्रेजों के। मगर एक बात तो साफ है, इस ट्रीटी के तहत अंग्रेजों को अब मराठा ताकत का अंदाजा लग चुका था। इसका इंपैक्ट हमें सेकेंड एंग्लो वॉर में देखने को मिलता है, जिसकी स्टोरी हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों आपकी इस फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और हां, कंटिन्यूस अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।